हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाया करे। और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों में, आपके लिए जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर, ताकि इस वीडियो का सभी कैंडिडेट्स, सभी विद्यार्थी जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी ये सब की तैयारी कर रहे हैं वे सभी इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो चलिए, इसके पहले हमने आप सबको बच्चन सिंह की बुक से, अपने हैंड रिटन नोट से मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ाया था। कुछ तथ्य उसमें शेष रह गए थे, उन्हीं पे आज मैं चर्चा करूँगी। तो चलिए, बिना समय नष्ट किए हुए क्लास को शुरू करती हूँ। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के बारे में बच्चन सिंह ने क्या क्या कहा है और उनके ढेर सारे तथ्य जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वे सब हम आप सबको पढ़ा चुके हैं। तो उसमें उनकी रचनाएं वगैरह सब रह गया था, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, मैथिली शरण गुप्त का समय हमने उस दिन भी बताया था, 1886 से 1964 ईस्वी तक इनका समय। चीरगांव, झांसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम रामचरण दास था। मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का नाम रामचरण दास था और गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी था। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए, इनके काव्य ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। इनके काव्य ग्रंथ हैं रंग में भंग। इनका प्रथम काव्य ग्रंथ है रंग में भंग। और जयद्रथ वध है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में है, अतुकांत छंद में लिखा गया है। जयद्रथ वध रचना अतुकांत छंद में लिखा गया है। भारत भारती इन 1912 में प्रकाशित है। और किसान जो है ये भी 1912 में है। पंचवटी 1925 में है। द्वापर है। स्वदेश संगीत है 1925 में। हिंदू रचना 1927 में है, क्षमा कीजिएगा, 1927 में है। त्रिपथगा है। बिकट भट्ट ये पद्य कथा है। शक्ति है। गुरुकुल है। झंकार है, जो कि इनकी झंकार रचना है, ये रहस्यवादी गीतों का संकलन है। ठीक है। गुप्त जी की रचना जो झंकार है, रहस्यवादी गीतों का संकलन है। आगे देखिए, साकेत। साकेत जो है 1931 में प्रकाशित है। यशोधरा है 1932 में। सिद्धराज है। हिडिंबा है। पृथ्वीपुत्र है। जय भारत है 1952 में। विष्णुप्रिया 1957 में। वैतालिक। पद्य प्रबंध जैनी, इनकी रचना जैनी है। शैरंध्री है। शकुंतला है। काबा और करबला है। मंगल घट है और कुड़ाल गीत, इनकी कुड़ाल गीत रचना 2004 टीजीटी में पूछी जा चुकी है। तो इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप इनकी सभी रचनाओं को खंडकाव्य से लेके महाकाव्य तक इनको याद रखिएगा। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं। एक तो इनका द्वापर, ये महाकाव्य है गुप्त जी का, एक द्वापर महाकाव्य है और एक साकेत। ठीक है। साकेत इनका महाकाव्य है। तो इन सबको याद रखिएगा। और इनमें इम्पोर्टेंट तथ्य, झनकार में रहस्यवादी गीतों का संकलन है और जयद्रथ वध रचना अतुकांत छंद में है। और भारत भारती में देश के अतीत गौरव गान का वर्णन है। तो चलिए, और इनका प्रथम काव्य संग्रह है, काव्य ग्रंथ है रंग में भंग 1909 में। चलिए, इस काबा और करबला रचना मैथिली शरण गुप्त का है और एक करबला नाटक है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा ये करबला नाटक किसका है। ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें।
चलिए मैथिली शरण गुप्त जी को हरगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। तो चलिए इनको मैथिली शरण गुप्त जी को इनकी पहली रचना, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं पहले वैश्योपकारक पत्रिका में छपते थे। जब इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनकी मुलाकात हुई तब से सरस्वती पत्रिका में इनकी रचनाएं छपने लगी और इन्हें हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को, और इन्हें प्रथम राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी गई है और इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। और ये मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी प्रथम कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी और प्रथम काव्य संग्रह 1909 में रंग में भंग है। इनकी प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। जब से इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनकी मुलाकात हुई तब से इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। तो ये सब तथ्य हैं इम्पोर्टेंट, इनको नोट कर लीजिए। गुप्त जी को प्रथम राष्ट्र कवि, प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। उपाधि मिली थी। ये गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी, आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। गुप्त जी आधुनिक हिंदी काव्य के निर्माता और राष्ट्रीय चेतना के संवाहक हैं। के संवाहक हैं। इनकी यानी गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं कलकत्ता से निकलने वाली वैश्योपकारक, ये एक पत्रिका है, वैश्योपकारक निकलने वाली वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थी। पत्रिका में प्रकाशित होती थी या छपती थी। ठीक है। इनकी प्रारंभिक कविता, गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं कलकत्ता से निकलने वाली वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। जब अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिले
जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिले, द्विवेदी जी से मिले, तब से इनकी रचनाएं सरस्वती में छपने लगे हैं। सरस्वती में छपने लगी। ठीक है। अगला तथ्य देखिए, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत रचना है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत रचना है, जो कि गुप्त जी का है। हिंदी में राम काव्य संबंधी हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस हो गया, और रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। ये भी प्रश्न बनता है कि साकेत किस भाषा का शब्द है और साकेत का अर्थ क्या है। तो आपका साकेत पाली भाषा का शब्द है और साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। ये भी नोट कर लीजिए हैं। साकेत पाली भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अयोध्या है। अयोध्या। ठीक है। साकेत पाली भाषा का शब्द है, जो बौद्ध धर्म की भाषा भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए थे और साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। तो देखिए, गुप्त जी प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि गुप्त जी को मिली है। गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है, और गुप्त जी आधुनिक हिंदी काव्य के निर्माता और राष्ट्रीय चेतना के संवाहक रहे हैं। इनकी प्रारंभिक कविताएं गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं कलकत्ता से निकलने वाली वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। जब ये अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिले, तब से इनकी रचनाएं सरस्वती में छपने लगी पत्रिका में। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत, यानी पहले रामचरितमानस है, उसके बाद साकेत का महत्व है। साकेत पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जो इनकी यशोधरा रचना है वो
चंपू काव्य है। झंकार रचना जो है रहस्यवादी गीतों का संकलन है। ये सभी नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे हुए हैं। यशोधरा रचना चंपू काव्य है। चंपू काव्य जानते ही होंगे, गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। यशोधरा रचना चंपू काव्य है। झंकार जो है रहस्यवादी गीतों का संकलन है। रहस्यवादी गीतों का संकलन है। गीतों का संकलन है। इनके गुप्त जी के द्वारा अनुदित काव्य रचनाएं, देखिए अनुदित काव्य रचनाएं। एक है प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध है। मेघनाद वध है। और तीसरा है वृत्त संहार। ये इनके 3 अनुदित काव्य रचनाएं हैं। मैथिलीशरण गुप्त जी के 3 अनुदित काव्य रचनाएं हैं। प्लासी का युद्ध है, मेघनाद वध है और वृत्त संहार है। और एक इन्होंने जैनी नामक रचना लिखा था। जैनी जो मार्क्स के पुत्री जैनी के ऊपर लिखा गया था। जो मार्क्स, कार्ल मार्क्स, सॉरी, इनका गुप्त जी का जैनी रचना मार्क्स की पुत्री पर लिखा गया था। इनकी जैनी रचना मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखा गया था। ठीक है। और इन्हें गुप्त जी को ये भी तथ्य है, हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। गुप्त जी को, मैथिलीशरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यशोधरा रचना चंपू काव्य है। झंकार रहस्यवादी गीतों का संकलन है। इनके द्वारा अनुदित काव्य रचनाएं हैं। तो प्लासी का युद्ध है, मेघनाद वध है और वृत्त संहार है। इनकी जो रचना है, इनकी जैनी रचना मार्क्स के पुत्री जैनी पर लिखा गया है। और गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए, तो दोस्तों ये भी जान लीजिए, यशोधरा रचना महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। और यशोधरा की रचना मैथिलीशरण गुप्त ने अपने छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त के कहने पे की थी। और यशोधरा की एक पंक्ति पूछी जाती है, हम आपको बताना ये
भूल गए तो ये भी सुन लीजिए। यशोधरा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। यशोधरा महात्मा बुद्ध के जीवन पे लिखा गया है। और यशोधरा की एक पंक्ति, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है रचना, भावी एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है। और यशोधरा रचना मैथिली शरणगुप्त जी ने अपने छोटे भाई सियाराम शरणगुप्त के कहने पे की थे। तो चलिए अब मिटाते हैं। और साकेत में 12 सर्ग हैं, आप सबको पता ही है। और उसमें अतीत के गौरवगान का वर्णन किया गया है और 1931 में प्रकाशित है साकेत रचना। और साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जन्मवादी काव्य कहा है। ये सब मैंने अगले वीडियो में आप सबको मैं तथ्य लिखवा चुकी हूँ, जो बाकी के हैं वो आज देख लीजिए। मैथिली शरणगुप्त जी मैथिली शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे ये प्रगीतकार माने जाते हैं। मैथिली शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग के प्रगीतकार माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। और देखिए इनके एक दो पंक्ति हैं, पूछी जाती हैं, ये भी नोट कर लीजिए। ये साकेत की पंक्ति है। राम तुम मानव हो, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? ईश्वर नहीं हो क्या? ठीक है, तब मैं निरीश्वर हूँ। ईश्वर क्षमा करें, ईश्वर क्षमा करें। ये साकेत की पंक्ति है। और अभी एक मैंने बताया, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी, ये आपका यशोधरा से है। एक और है, नोट कर लीजिए। संदेश नहीं, मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। अब अगली पंक्ति देखिए, ये भारत भारती की है। हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए? हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी। आओ बेचारे आज मिलकर, आओ
विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी हैं, ये समस्याएं सभी। देखिए ये भारत भारती के हैं, बोल रहे हैं हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये भारत भारती की पंक्ति है। और संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। ये सब साकेत की पंक्ति है। और एक पंक्ति और है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। यानी मनोरंजन, कवि का केवल मनोरंजन ही करना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। केवल मनोरंजन, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें भी उचित उपदेश का, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यहाँ यही कह रहे हैं कि केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, मनोरंजन करना, बल्कि उसमें कुछ अच्छे उपदेश दिए हों, उसमें अच्छे उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। द्विवेदी युग में 2 प्रगीतकार माने जाते हैं, एक आपके मैथिली शरण गुप्त और एक मुकुटधर पांडे, ये प्रगीतकार माने जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर ये साकेत को 2-3 कथन है साकेत के लिए, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा जाता है। ये मैंने उस दिन इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। साकेत एकार्थ काव्य है। चलिए ये 2-3 तथ्य रह गए हैं। साकेत एकार्थ काव्य है। साकेत एकार्थ काव्य है। ये किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है ये साकेत एकार्थ काव्य है। अगला तथ्य है साकेत नवयुग का महाकाव्य है। कमलाकांत पाठक ने कहा है। ये कमलाकांत पाठक का कथन है। अगला देखिए, प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह। दोनों साकेत में है।
प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों साकेत में हैं। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला देखिए, गुप्त जी का जय भारत रचना। ये खंड काव्य है। रचना को प्राचीन रचना की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। तो देखिए, गुप्त जी की जय भारत रचना प्राचीन रचना के हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। साकेत एकार्थ काव्य है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। साकेत नवयुग का महाकाव्य है, कमलाकांत पाठक ने कहा है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह भाव दोनों साकेत में मिलते हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। गुप्त जी का जय भारत रचना प्राचीन रचना की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमने आपको अपने जैसे मैं तैयारी की थी हैंड रिटन नोट से मैं आप सबको ये पढ़ाई हूँ। कैसे लगे आप सबको हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज यहीं तक। अब मेरे समझ ख्याल से मैथिली शरण जी गुप्त जी से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको सब पढ़ा दिए और विभिन्न किताबों में विभिन्न तथ्य दिए हुए हैं। तो आप हमने बच्चन सिंह के बुक को पढ़ के और रामचंद्र शुक्ल के बुक को पढ़ के हमने आप सबको पढ़ाया हुआ है। तो चलिए एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, फिर अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।